Hi guys, welcome to AK Job. I am Gaurav Chaudhary and in this video we are going to learn about constraint analysis. यार इस वीडियो की डिमांड आपने कमेंट सेक्शन में करी थी, ठीक है, कि कैसे हम कंस्ट्रेंट का यूज करके कैसे कंस्ट्रेंट को एनालाइज करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की हेल्प ले सकते हैं एंड इवेंचुअली हम सॉल्यूशन की डायरेक्शन जान सकते हैं कि यार हमें किस डायरेक्शन में सोचना है। तो ये वीडियो उसी के रिलेटेड है। हम जानेंगे कैसे कंस्ट्रेंट एनालिसिस का यूज होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को जानने में एंड इवेंचुअली फॉर द सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो यार यहाँ देखते हैं हम सबसे पहले टाइप एंड बेनिफिट ऑफ कंस्ट्रेंट एनालिसिस। ठीक है, यार इसका दो टाइप है, एक है टाइम, दूसरा है स्पेस। टाइम एंड स्पेस। ओके, अब यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है, हम डिसाइड कर सकते हैं कंस्ट्रेंट को देख करके कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रखी जाए इस सॉल्यूशन की एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रखी जाए। अगर हम बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, तो इट हेल्प्स इन थिंकिंग द करेक्ट एल्गोरिथम। जो एल्गोरिथम हमें डालनी है इस सॉल्यूशन के लिए जो नीडेड है उसकी डायरेक्शन देने में हमको मदद करता है। कैसे देगा यार बताऊंगा अभी, ठीक है, आगे चल के हम सीखेंगे। एंड अवॉइड टीएलई। व्हाट इज टीएलई? टाइम लिमिट एक्सीड। इस चीज को ओवरकम करने के लिए मदद करता है हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। जब एनालाइज करते हैं कंस्ट्रेंट को देखकर, जब हम कंस्ट्रेंट को देखकर के जान लेते हैं कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी रखनी है, तब हमें हेल्प होती है यार ये टीएलई से छुटकारा पाने। ठीक है, टीएलई टाइम लिमिट एक्सीड। और मैं तुम्हें यही बताऊंगा यार एक्चुअल में काम कैसे करता है टीएलई, होता क्या है, मतलब इसके पीछे का फंडा क्या है, वो भी हम क्लियर करेंगे। देन यार कि हम कंस्ट्रेंट को देखकर के स्पेस के बारे में पता कर सकते हैं। आप जनरली देखेंगे कि इस बारे में कोई बात नहीं करता है, लेकिन हाँ हम काफी कुछ पता कर सकते हैं स्पेस के बारे में भी। ठीक है, तो हम ये भी देखेंगे। सो व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसके बारे में कैसे क्या हेल्प लेते हैं कंस्ट्रेंट की वजह से। इट हेल्प्स इन चूजिंग द राइट डेटा टाइप। जो राइट डेटा टाइप है हमें अपने आंसर के लिए चाहिए, हमें रिटर्न के लिए चाहिए या फिर हमें कंप्यूटेशन के लिए चाहिए, वो राइट डेटा टाइप हमको जानने में हेल्प होती है कंस्ट्रेंट को देखकर या हाँ हमें ये यूज करना है। और इससे क्या होता है कि ओवरफ्लो की कंडीशन नहीं आती। ठीक है, एज यू नो कि इंट के अंदर हम ज्यादा वैल्यू लेते हैं तो नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है एडिशन के बाद। ठीक है, बिकॉज ऑफ ओवरफ्लो। ठीक है, तो ये भी चीज हम अवॉइड कर सकते हैं कंस्ट्रेंट एनालिसिस का यूज करके। क्या तुमने कोड तो सही करा, कोड सही करा, सॉल्यूशन सही है, सब कुछ सही है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है कि जब बड़े टेस्ट केस के लिए रन हो रहा होता है तो या तो टीएलई आ जाएगी या ओवरफ्लो की वजह से सॉल्यूशन इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो होती हैं इस चीज को हम आराम से टैकल कर सकते हैं और इस चीज के लिए सिर्फ हमें कंस्ट्रेंट को एनालाइज करना आना चाहिए। एंड वन मोर बेनिफिट इनके अलावा यह सॉल्यूशन सोचने की ना डायरेक्शन पर मिल जाती है, या सॉल्यूशन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो हमारा दिमाग वहीं चलता है। और ये होता कैसे है इसको समझने से पहले यार मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये फंडा क्या है, ये टीएलई क्या होता है, ये होता क्या, मतलब बैकएंड में काम क्या करता है। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, बैकएंड में हो क्या रहा होता है ये समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ ऑनलाइन चीज का। यार ये कुछ भी हो सकता है, रीड कोड का, ठीक है, जीएफजी या एक्यू। जहाँ भी आप ऑनलाइन कंपाइलर्स का यूज करते हैं, ऑनलाइन जजेस का यूज करते हैं, ये सब सिमिलर होता है। ठीक है, जो काम यहाँ पे हो रहा है सब सिमिलर होता है। ठीक है, यही उसका फ्लो होता है। तो हम ये समझते हैं, इसकी वजह से आपको समझने में आसानी होगी कि टीएलई क्या है, मतलब एक्चुअल में काम क्या होता है, ऑपरेशन क्या है। क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्सेप्ट, तो वो सारा इसी पे बेस्ड होगा। अगर आपको ये इसका लॉजिक है, ये इसका लॉजिक है, ठीक है, कि हो क्या रहा है बैकएंड, ठीक है, पीछे चल क्या रहा है, ये तो आप पहचान लेंगे क्योंकि एक चार्ट है। एक आपके साथ मुझे चार्ट शेयर करना है सिंपल, और उसको समझाना है। जैसे मैं समझा दूंगा आप समझ जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो हमेशा के लिए याद रहे, हमेशा के लिए याद रहे, उसके लिए ये जरूरी है। ओके, तो शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, आपका जो सबमिशन होता है, जो आपने कोड किया है, जो आपका सबमिशन है, वो जाता है ऑनलाइन जल्दी या प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, आपने वहाँ पे सबमिट किया, आपने सबमिट का बटन दबाया। ठीक है, अब क्या हो रहा था होता है वहाँ पे एक प्रोसेसर होता है। दो काम होते हैं पैरेलल। ठीक है, प्रोसेसर उनके पास, यानी कि बैकएंड में उनके बड़े बड़े सीपीयू रखे हुए हैं। उसके अंदर कोई भी मशीन है, जो मशीन है ये सीपीयूज है, इसमें वो जनरली लिनक्स का सॉफ्टवेयर डाल करते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डाल करते हैं। ठीक है, और क्या हो रहा होता है ऑनलाइन जजेस में, ऑलरेडी ऑलरेडी इनपुट के अगेंस्ट आउटपुट उनके पास होते हैं। टेस्ट केसेस में जो इनपुट होते हैं और आउटपुट होते हैं उनके पास ऑलरेडी होते हैं। ठीक है, हमारा कंपाइलर क्या काम करता है, हमारा जो जज है, ऑनलाइन जज है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये काम करता है, ये देखो जो प्रोसेसर होता है, यानी कि जो सिस्टम है, जो मशीन है, ठीक है, जिसके अंदर ये सारा रन हो रहा है, ये क्या होगा, इसकी ना एक लिमिट होती है, इसकी डिफॉल्ट लिमिट होती है। लिमिट क्या होती है, 1 सेकंड की होती है। ये लिमिट 1 सेकंड की क्या होती है, ठीक है मैं बताता हूँ। जो आपका कोड है, जो आपका कोड है, ये 1 सेकंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, 1 सेकंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इससे ज्यादा टाइम लेगा ना यार तो टीएलई देगा, इससे ज्यादा टाइम लेगा तो टीएलई होगा। ये एग्जीक्यूशन, इस कोड की एग्जीक्यूशन खत्म हो जानी चाहिए 1 सेकंड। और ये देखा गया है, ये पता चला है हमें। ठीक है, ये प्रूव्ड है कि 10⁻⁸
यानी कि 10⁸ ऑपरेशन परफॉर्म कर पाता है प्रोसेसर 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। और यही अलाउ होता है। जैसी ऑपरेशन की लिमिट 10⁸8 से एक्सीड करती है, तभी के तभी क्या होता है यार, हमें मिलता है टीएल। सिंपल, ये होता है टीएल का रीजन। और आगे बताता हूँ और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। देखो क्या होता है फिर, अब प्रोसेसर के पास गया, आपका जो सबमिशन है, आपने सबमिट दबाया जज के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोसेसर पे गया, प्रोसेसर ने उसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो प्रोग्राम रन फॉर द गिवन टेस्ट केसेस। सो ये जो टेस्ट केसेस होते हैं, जिनके पहले भी उनके पास आउटपुट रखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, ये करते हैं और मिनट जो इनपुट है उसको देंगे हमारे सबमिशन वाला जो कोड है उसको, ठीक है। उस पर इनपुट डाल के देखेंगे एंड एग्जीक्यूट करते जाएंगे, बार एग्जीक्यूट करेंगे इस कोड को और ये चेक करेंगे यार हमारा क्या आउटपुट आया, ठीक है। देखो यहाँ पे दो काम होते हैं एग्जीक्यूशन से पहले। तो ये एग्जीक्यूशन हो रही है कोड की, अगर ये 1 सेकंड से ज्यादा टाइम ले रहा है तो यहाँ पे डिसीजन होगा, यहाँ पे डिसीजन होगा कि इस एग्जीक्यूशन टेकिंग मोर टाइम, क्या ये एग्जीक्यूशन ज्यादा टाइम ले रहा है। अगर नहीं लेता है इट इज नो, टाइम ज्यादा नहीं ले रहा है तो ये काम होगा, यस हो रहा है, यानी टाइम ज्यादा हो रहा है तो ये वाला काम होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं सारे काम के बारे में समझेंगे। अब आपको पता चल चुका है कि कोड पे ये इनपुट टेस्ट किए जा रहे हैं, जो हमने कोड सबमिट किया है उस पे ये इनपुट जो इनके पास है वो चेक किया जा रहा है, वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, प्रोसेसर हो रहे हैं। इसका प्रोसेसर ऑनलाइन जज का प्रोसेसर, कूल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यार, यहाँ होता है डिसीजन, और यहाँ से दो रास्ते होते हैं, टीएलई पे जाने की या फिर राइट आंसर पे जाने की। अगर आपके यार टाइम ज्यादा लगा है 1 सेकंड से ज्यादा, और ये तब लगता है जब ऑपरेशन 10⁸8 से ज्यादा होते हैं, याद रखिएगा इस चीज को, 10⁸8 से ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगर ज्यादा लग गया है टाइम तो आपको टीएलई मिलेगा, एज एग्जीक्यूशन लिमिट एक्सीड्स द टाइम लिमिट। जो लिमिट सेट है, जो जनरल लिमिट सेट है, जो डिफॉल्ट लिमिट सेट है, उससे ज्यादा हो जाता है। कभी कभी ये डिफॉल्ट लिमिट, कभी कभी डिफॉल्ट लिमिट अगर आपको मेंशन करी गई है, मेंशन करी गई 2 सेकंड है, 5 सेकंड है, वो मेंशन करा गया होगा, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है, बजाय कॉम्पिटिटिव कोडिंग के, ठीक है। कॉम्पिटिटिव कोडिंग में कभी कभी ऐसा होता है, किसी क्वेश्चन के लिए जनरली वो क्या करते हैं कि वहां पे देते हैं ऐसा कि अगर उन्होंने 2 सेकंड के लिए इसकी टाइम लिमिट सेट कर रखी है तो वो मेंशन करेंगे इस चीज को वहाँ पे। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, हमारे जाना ये इंपॉर्टेंट है कि डिफॉल्ट वैल्यू 1 सेकंड होती है आपके हर जगह, आपके जो ओए राउंड भी होंगे, ठीक है, किसी भी कंपनी के लिए वहां भी यही बेनिफिशियल होता है, वहां पे भी यही सेट होता है जनरली, दैट इज 1 सेकंड, ओके। चलिए अब इस बात को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने कहा टीएलई एज एग्जीक्यूशन एक्सीड द लिमिट, ये रिस्पॉन्स इज सेंट बैक टू द क्लाइंट, ठीक है। सो जैसे ही टाइम लिमिट एक्सीड हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि टाइम ज्यादा लिया है, तो एक रिस्पॉन्स हमको वापस मिलता है, क्या, टीएलई। टीएलई ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है हमको, अपने सामने दिखता है, हम ही क्लाइंट है ना, क्लाइंट हम ही है, हमने सबमिट किया था एक प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो हमको दिखता है टीएलई आ चुका है। तो ये होता है जब टाइम लिमिट ज्यादा हो जाती है। कैसे होती है कि एग्जीक्यूशन का टाइम ज्यादा है, सिंपल समझना, क्योंकि सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको बहुत स्ट्रेस देकर समझा रहा हूँ मैं इस चीज को, ठीक है, पूरे यार। अगर टाइम लिमिट ज्यादा नहीं होती है तो दूसरी चीज, यहाँ पे दूसरी चीज आती है। अब ये चेक करता है ये टाइम लिमिट तो एक्सीड नहीं हुई, तो ये यहाँ जाएगा, बिकॉज टाइम लिमिट एक्सीड नहीं हुई है। तो ये चेक करता है ये जो आउटपुट तुम्हारे कोड को, तुम्हारे कोड पे ये इनपुट डालने की वजह से, ये मेरा कोड था, प्रोसेसर के पास गया है, एग्जीक्यूशन में मेरे पास कोड है और इनपुट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे काम होता है, यहाँ पे खेल होता है, सारा का सारा जो भी है। अब आउटपुट हमारे पास आएगा, एक हमारा जो आउटपुट है, जो हमारे कोड की वजह से आया, और जो उनका टेस्ट केस का आउटपुट है, यहाँ पे होते हैं कंपेरिजन, इन दोनों के बीच में कंपेरिजन स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे चेक किया जाता है यार कि 1 मिनट, यहाँ पे चेक किया जाता है कि यार जो आउटपुट इनके पास है और हमारे पास सेम है। अगर सेम है तो ओके है, सेम नहीं है तो रॉन्ग आउटपुट। बस यही खेल है, बस सारा का सारा गेम इसी चीज का है। इसी तरह से ऑनलाइन जज काम करते हैं, अभी समझ में आ गया ऑनलाइन जज काम करते हैं। और ये चीज जिसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है, 10⁸8 ऑपरेशंस, दैट इज 1 सेकंड। ये चीज की वजह से ही आपको समझ में आ जाएगा क्या हमें कॉम्प्लेक्सिटी रखनी पड़ती है, क्या कैसे। जो चार्ट होगा अब आपको इसी की बेसिस पे समझ में आएगा, ठीक है। और आप दिमाग में सोच पाएंगे कि क्या खेल है क्या नहीं है। एक चीज ये सोचिए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की दिक्कत कब आती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से जो हमें प्रॉब्लम होती है कहाँ होती है, इस तरफ होता है, नहीं क्यों, क्योंकि अगर ओवरफ्लो हो गया, हमने ये डिसाइड नहीं किया कि यार राइट डेटा टाइप हमें क्या यूज करना चाहिए, तो ओवरफ्लो होगा। ओवरफ्लो की वजह से आउटपुट जो हमारा आ रहा है वो बेशक सही है, लेकिन डेटा टाइप हमने लेट से इंट यूज कर लिया, जो कि हमें यूज करना चाहिए था लॉन्ग, हमें यूज करना चाहिए था लॉन्ग, हमने यूज किया इंट। अब क्या होगा यार, हमारे यहाँ पास हमारा जो आउटपुट है वो गलत होगा इससे, और ये हमें दे देगा नो, ठीक है। और यहाँ से हमको दिख जाएगा कि रॉन्ग आउटपुट। तो दो जगह गलत हो सकता है, एक इस मोमेंट पे और एक इस मोमेंट पे। इस मोमेंट पे गलत गलत कैसे होगा हमारा सॉल्यूशन की टीएलई,
इस मोमेंट पे गलत कैसे होगा कि रॉन्ग आंसर। अगर कोड सही है तो, कोड सही है तो ओके। चलिए यार, बहुत ज्यादा क्लटर मच चुका है, अब चलते हैं यार नेक्स्ट साइड पे। सो यार हमने ये तो देख लिया कि ऑनलाइन जज काम किस तरह का, ये तो देख लिया, वर्किंग तो देख ली, फ्लो तो देख लिया उसका। अब क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है यार कि क्यों, वाई वाई आर ऑनलाइन जज डिजाइन इन दिस वे। मतलब मैं ऐसे भी तो कर सकते हैं यार ऑनलाइन जज में कि यार 10⁻18 ऑपरेशन अलाउ कर देते या 10⁻100 ऑपरेशन अलाउ कर देते। इशू क्या था, मशीन पे अगर हम इतना अलाउ कर देते, लेट्स से डिफॉल्ट 1 सेकंड रखा है, डिफॉल्ट को हम रख देते लेट्स से 20 सेकंड। तो ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, देखो यार इसके दो रीजन है। एक रीजन मैंने रखा है और एक मैं बताता हूँ, ठीक है। पहला रीजन यार टू अवॉइड इन्फिनाइट रन टाइम, ठीक है। कि पहली बात तो टाइम लिमिट सेट करने की जरूरत ही इसलिए कि बार बार रन ना होता रहे, देर तक रन ना होता रहे। अगर रन होता रहेगा तो उनका प्रोसेसर हमेशा कंज्यूम रहेगा आपके कोड की वजह से, ठीक है। पहली दिक्कत तो ये होगी। दूसरा, फोर्स दी प्रोग्रामर हमको फोर्स करता है टू थिंक दी मोस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच, ठीक है, ताकि हम अच्छी से अच्छी अप्रोच सोचें, ठीक है। एंड इसके लिए जो ये ऑपरेशन वाली चीज होती है ये हेल्पफुल, ठीक है, कि हमें इतने ही ऑपरेशन अलाउ है 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर इतने ही ऑपरेशन अलाउ, तो हमें इतने में ही एक कोड लिखना पड़ेगा जो मैक्सिमम इतने ही ऑपरेशन ले रहा हो। वरना होता क्या है एक्चुअली में, जिसका रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आपने एक क्या किया, कोड लिखा, कोड की वजह से आपने एक ऐप बना दी लेट्स से, ठीक है। उस ऐप में जो कोड है वो लोड इतनी देर में हो रहा है, तो जो यूजर का एक्सपीरियंस इतना खराब हो जाता है कि वो खोलेगा नहीं, चलाएगा नहीं, लैगिंग आपका ऐप होगा, स्लो होगा आपका ऐप, ठीक है। तो आपका ऐप यूज नहीं किया जाएगा। इसके लिए जो प्रोग्रामर होता है उसको ये फोर्स किया जाता है कि आप बेटर से बेटर अप्रोच लाए, ताकि जो हमारे ऐप्स हैं ऐसा लगे कि रियल टाइम चलते हैं। मतलब जैसे हमने क्लिक किया नेक्स्ट, क्लिक किया नेक्स्ट, ठीक है। इसके लिए हमें जो अप्रोच ऑप्टिमाइजेशन होती है, इसकी ये जो फोर्सिंग होती है जो हम सीखते हैं, ये इसी वजह से सीखते हैं क्योंकि ये 1 सेकंड उन्होंने डिफॉल्ट डाला, ठीक है। हम सोच पाते हैं इस चीज को और ऑप्टिमाइज किया जाएगा और अच्छे से लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इसका रीजन। अब ये रीजन समझ में आ गया तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और अब करते हैं काम की बात, ठीक है। सो यार आगे हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, ठीक है, ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी जरूरी है। ये टेबल ना जब तक दिमाग में रहेगा तो हमेशा हेल्प होगी कंस्ट्रेंट को देखकर ये एनालाइज करने में कि यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रखी जाएगी और सॉल्यूशन की डायरेक्शन क्या होगी, किस तरह का सॉल्यूशन इस कोड पे चलेगा, ठीक है, कैसे हम बात करते हैं, ठीक है। यही था सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो में जो कि हो रहा है शुरू, ठीक है। वो सारा उसके लिए बिल्डअप था यार जो अब तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट एनालिसिस टू डिसाइड द एल्गो और बॉस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वी कैन हैव। तो जो एल्गो डिसाइड करने में पार्ट हेल्प करने वाला है कंस्ट्रेंट अगर ये सब है, ठीक है, तो सबसे वॉस्ट सबसे बेकार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम क्या रख सकते हैं उसके, वो ये है, ठीक है। ये तो रख ही सकते हैं, ये तो रख ही सकते हैं या फिर इससे कुछ कम, ये रख सकते हैं या फिर इससे कुछ कम, ये रख सकते हैं इससे कुछ कम। जैसे एन स्क्वायर है, एक कॉम्प्लेक्सिटी है एन स्क्वायर रख सकते हैं, वरना एन भी रख सकते हैं, लॉग एन भी रख सकते हैं। ये क्या है, ये वॉस्ट केस है कि वॉस्ट केस में इतना तो होना ही चाहिए टीएलई अगर आप चाहते कि ना आए, ठीक है। और ये है उनके कुछ एग्जांपल इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे इस तरह की चीजें होती है, कौन बताता चलूंगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन समझने में हेल्प। चलो शुरू करते हैं, इस टेबल को समझाता हूँ और सारा खेल इसी पे है। अब देखो यार मेरे पास क्या है, अगर n की वैल्यू, मेरे पास n की वैल्यू कंस्टेंट दे रखी है 10⁻18, n की वैल्यू है 10⁻18, तो मेरे पास जो बॉस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रख सकता हूँ वो रख सकता हूँ log n या फिर O ऑफ n, यानी कांस्टेंट या फिर log n। जैसे कि log n क्या होता है जनरली ना, एक चीज और समझो, बोनस बताता हूँ। log n ना जब भी हम बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म्स में, तो log n का लॉग का जो बेस होता है, जो लॉग का बेस होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रिस्पेक्ट में हमेशा डीएसए के अंदर वो होता है 2। ओके, मतलब क्या होता है, थोड़ा लॉग के बारे में बता देता हूँ ताकि समझ में आसानी हो, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ ना यार लॉग 2 एंड 10, लॉग बेस 2 एंड 10, इसका मतलब ये होता है कि कितने, इस चीज का मतलब ये, पूरी चीज का मतलब ये कि कितनी बार मैं इसको हाफ एंड हाफ एंड हाफ करता हूँ, कितनी बार मैं इसे हाफ करते जाऊंगा ये 1 या 0 बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि कितनी बार इसे हाफ करूं ये 1 बन जाए, ठीक है, ये आधा आधा करते जाऊं और ये 1 बन जाए। ये होता है यार लॉग बेस 2 का मतलब, और इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। ये कैसे हेल्पफुल होता है, इसलिए हेल्पफुल होता है कि लॉग लोग सोच नहीं पाते कि यार लॉग का मतलब क्या है, लॉग बेस 2 एन, ठीक है। बस सिंपल इतना मतलब है कि मैंने लिखा है लॉग एन लिखा है मैंने यहाँ पे और इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 50। तो कितनी बार मैं 50 को हाफ करूं कि मैं 1 पहुंच जाऊं, बस इतना मतलब है। लाइक एग्जांपल देता हूँ, एक चीज देखिएगा, अगर मेरी कॉम्प्लेक्सिटी है 10⁻18, इसमें मैं डालता हूँ, अब ये देखो लॉग 10⁻18, मैंने कहा बाय डिफॉल्ट इसका बेस 2 होता है, किस केस में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी केस में, डीएसए, ठीक है। यहाँ जब भी हम लॉग की बात करते हैं वो होता है बेस 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आता है अराउंड 60, यानी हमें 60 बार 10⁻18 को
60 टाइम्स हमें इसे हाफ करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा 1 बनाने में। सिंपल चीज ये होता है लॉग के बारे में जो बता रहा हूँ, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ समझने के लिए। चलिए अब आते हैं मेन चीज पे। अब समझिए लॉग क्या है, क्योंकि आगे भी लॉग यूज हो रहा है तो पता चलना चाहिए। चलिए तो यहाँ देखो कंस्ट्रेंट है हमारे पास, ठीक है, कंस्ट्रेंट है हमारे पास 10⁻18। तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम रख सकते हैं log n या फिर ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। इसका एग्जांपल होता है बाइनरी सर्च, तुम्हें पता है बाइनरी सर्च क्या होता है, टू साइड, और हम डिसाइड करते हैं कि इस पार्ट में देखना है, इस पार्ट में, यानी हम हाफ करते जाते हैं, ठीक है, हाफ करते जाते हैं ना। तो इसी चीज को ध्यान रखना, लॉग वाला काम जो होता है वो ये होता है। ऐसे ही अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इससे कम है, यानी 10⁸8 से कम है या बराबर है, मैंने क्या कहा था कि 1 सेकंड के अंदर 10⁸8 ऑपरेशन अलाउ होते हैं, यानी कि n अगर मैक्सिमम 10⁸8 है तो मैं ऑर्डर ऑफ n की कॉम्प्लेक्सिटी सोच सकता हूँ। मेरे पास एक एरे है लेट्स से, जिसकी लेंथ है 10⁸8, यानी 10 एलिमेंट है इसमें, 10⁸8 एलिमेंट है इसमें, ठीक है। मुझे कुछ एलिमेंट सर्च कर रहे हैं, तो मैं इस पूरे फॉर लूप पे ना, पूरे इस एरे पे फॉर लूप लगा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n। सिंपल। तो यार इसका होता है एग्जांपल जो मैंने लिख भी रखा है, देखो, जो कि है लीनियर सर्च या फिर लीनियर डीपी। डीपी क्या है, वही एरे वाली चीज जो मैंने तुम्हें बताई, ठीक है। लीनियर सर्च किसमें, चाहे वो तुम स्ट्रिंग में कर लो, चाहे तुम एरे में कर लो, ठीक है। तो पूरा एक फॉर लूप बनाना सिंपल, स्टार्ट टू एंड। देन अगर n की वैल्यू छोटी है या बराबर है 10⁻6 से, तो उस केस में वॉच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n, वॉच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n हो सकती है, ठीक है। n तो वही हो सकती है, लेकिन जो सबसे बेकार कॉम्प्लेक्सिटी रख सकते हैं हम वो है n इंटू लॉग एन। और एग्जाम्पल इसके मर्ज एंड ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडी स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर क्या होता है, जनरली हमारे पास n log n की होती है ये एल्गोस, तो हम इस एल्गो के अराउंड सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा होगा। Cool। ऐसे ही अगर 10⁻4 है तो n स्क्वायर सोच सकते हैं। इसके होते हैं 2 नेस्टेड लूप, यानी कि अगर 2D एरे है हमारे पास, उसमें हमें आइटरेट करना होता है, तो n स्क्वायर होती है जनरली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। या फिर बबल सॉर्ट, या फिर बबल सॉर्ट इससे एग्जांपल है। फिर अगर n की वैल्यू मैक्सिमम 500 होती है, 500 से कम या 500 से ज्यादा बराबर होती है, तो वॉच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम यूज कर सकते हैं n क्यूब, ठीक है। इसके एग्जांपल है ट्रिपल नेस्टेड लूप एंड फ्रॉइड वॉर्स है। मुझे लगता है यार तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉइड वॉर्स है। ये जो पीपीटी है ना यार, ये जो पीपीटी है हम आपको इसको प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, ताकि आप रख सको अपने पास और हमेशा के नोट्स की तरह यूज कर सको, ठीक है। इसे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर n की वैल्यू 100 से कम या 100 के बराबर है तो n⁻4 वॉच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसके एग्जांपल है 4 नेस्टेड लूप्स। सिमिलरली अगर n की वैल्यू मैक्सिमम 25 हो सकती है, अगर ये हमें कंस्ट्रेंट में दिया गया है, तो हम यूज करते हैं यार 2⁻n कॉम्प्लेक्सिटी का, यानी कि सबसेट्स, रिकर्जन में सबसेट्स के लिए, ठीक है, रिकर्जन यूज करूंगा। सिमिलरली अगर हमको दिया गया है कि n मैक्सिमम 12 हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 12 हो सकता है, तो हमारी वॉच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n फैक्टोरियल हो सकती है, ठीक है, n फैक्टोरियल हो सकती है। और इसका एग्जांपल है फैक्टोरियल क्वेश्चन, सिंपल चीज। तो यार ये है टेबल जो तुम्हें हमेशा याद रखना है, ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। चलो यार नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और ये चीज है जो तुम्हें याद रखनी है, और ये तुम्हें 50 मिल जाएगी, ठीक है, ओके। इसी में यार, इसी में कंस्ट्रेंट एनालिसिस कैसे हेल्प करता है डेटा टाइप जानने में, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, कंस्ट्रेंट का यूज करके हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाना देखा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से हमने क्या देखा, जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता चल जाती है हमें क्या, वॉच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये रख सकते हैं, तो सॉल्यूशन की डायरेक्शन पता चल जाती है हमें, क्या हाँ सॉल्यूशन इस डायरेक्शन में कुछ होगा। इसी में हम कंस्ट्रेंट का यूज करके, कंस्ट्रेंट को एनालाइज करके डेटा टाइप जान सकते हैं, जिससे कि हेल्प होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिसाइड करना, ठीक है। इसको ओवरफ्लो को अवॉइड करना, ओवरफ्लो ना हो, ठीक है। चलिए ये कैसे होता है, कैसे डिसाइड करते हैं, अगर क्या कंस्ट्रेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हमारे पास डेटा टाइप हम प्रेफर करेंगे यूज करना। अगर वैल्यू यार 1 से 10⁻9 के बीच में है, ठीक है, तो हम यूज कर सकते हैं int, या -10⁻9 से +10⁻9 के बीच में है, हम यूज कर सकते हैं int, और -2⁹9 -2 इंटू 10⁻9 या फिर 2 इंटू 10⁻9 इसके बीच में है तो भी int। वाई, क्योंकि यार int की रेंज होती है, int की रेंज होती है ये, ठीक है, ये int की रेंज होती है, इसलिए जब भी ऐसा कुछ दे रखा है तो हम ये डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है, क्वेश्चन में ऐसा, जैसे क्वेश्चन एरे क्या है, तो कंस्ट्रेंट में किस तरह लिखी होगी ये बात ऐसे लिखी होगी, एरे ऑफ आई, और ये ऐसे लिखा होगा 10⁻9 एंड इक्वल्स टू 1। तो ये क्या है, ये भी तो वैल्यू है जो कि एरे के हर एक उस पे है रखी, यहाँ पे बॉक्स पे हर एक जगह पे रखी, हर एक इंडेक्स पे रखी वैल्यू है ना, ये वैल्यूज तो है। तो हम एक एरे बना सकते हैं इंट का, ये यहाँ से पता चल जाता है कंस्ट्रेंट को देख करके। कूल। ऐसे ही यार, ऐसे सिंपल, अगर वैल्यू हमारी ये है तो मैंने बता दिया इंट, अगर वैल्यू है हमारी -9 इंटू 10⁻18 से
9 10 18 तक तो हम लॉन्ग यूज कर सकते हैं। ऐसे ही कैरेक्टर है तो हमें कैरेक्टर यूज करना है, वर्ड्स है तो हमें स्ट्रिंग यूज करना है, सिंपल। ठीक है, ये टेबल आपको मिल ही जाएगा, ये पूरी पीपीटी आपको मिल ही जाएगी डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में। ठीक है, चलिए, तो ये था डे टाइप का राउंड। और यार इसमें बोनस टिप है, बोनस टिप है, 2 बोनस टिप है। चलिए पहले एक बता देता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। तो यार बोनस इनसाइड क्या है? बोनस इनसाइड ये कंस्ट्रेंट के अंदर लिखी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन होता है। क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, देखा होता है हमें ये ना कि जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है उसे मोड करके 10⁻9 + 7 से मोड करके वापस करो। ठीक है, रिटर्न करो या प्रिंट करो, ऐसा कुछ। ठीक है, उस केस में क्या करना होता है ना यार, वही चीज लिखी जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पढ़ लेना इस चीज को। हमें क्या करना पड़ता है उस केस में ना, अपना जो एक वैल्यू होती है यानी कि जिसके अंदर तुम आंसर कैलकुलेट कर रहे हो उसे लॉन्ग बनाना पड़ता है, उसका डेट टाइप लॉन्ग रखना होता है। देन हम आंसर कैलकुलेट करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं हम, आंसर मॉड 10⁻9 + 7 इससे मॉड करते हैं। देन जो वैल्यू आती है उसे एक्सप्लिसिटली हम टाइपकास्ट कर देते हैं इंट के अंदर या जिस भी चीज के अंदर जो भी हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप है, या फिर जिसमें भी हमें चाहिए वो वैल्यू हम उसमें एक्सप्लिसिटली खुद टाइपकास्ट कर देते हैं। ठीक है, सिंपल काम। तो ये एक्स्ट्रा इनसाइट थी, एक बोनस इनसाइट थी, अगर ऐसा बोला जाता है क्योंकि जनरली ये दिया जाता है कोई राउंड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए और एक और चीज बता देता हूँ यार, एक और चीज बता देता हूँ एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर यार टीएलई आपका तब भी आ रहा है जब आप ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं, वो जो मैंने अपना चार्ट शेयर करा था उसके अकॉर्डिंग आपने अपना सॉल्यूशन लिखा है। ठीक है, आपकी बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सही है जो उन्होंने दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। उस केस में यार एक चीज होती है बफर रीडर्स, बफर रीडर। ठीक है, जावा के अंदर। ठीक है, इसका यूज करो इनपुट और आउटपुट। ठीक है, सीसो की जगह बफर रीडर का यूज करो। ठीक है, बफर रीडर का यूज करा जाए तो इससे भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टीएलई की चीज हट जाती है। ये भी चीज एक्स्ट्रा है, ये भी चीज एक्स्ट्रा, ये बोनस है। चलिए, तो यार था इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, एंड इसके बाद यार, इसके बाद ना हम क्या करने वाले हैं, एक प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं आपके लिए, एक प्लेलिस्ट बनाएंगे। इसके अंदर यार स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, कैसे आप सोचते हैं हर क्वेश्चन के लिए एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, पहली 2 वीडियोस हमने सोची कि थ्योरी जो भी थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है सारी जाननी जरूरी है। जैसे इसके लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट किया कि ऑनलाइन कंपाइलर कैसे काम करता है वो जरूरी है, तो हमने सोचा एक प्लेलिस्ट आपके लिए बनाने के लिए। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो यार हम बनाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, और ये हमारा प्लान है। ठीक है, बाकी जो भी आपके सजेशन होंगे इसके अराउंड आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, सी यू। ओके।